नमस्कार। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा होता है और हम ये जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है वो कृषि और उसके अनुषंगिक क्षेत्र ही हैं। विगत वर्षों में अगर हम देखें तो कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान दिया है और भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो 4.6% प्रतिवर्ष की दर से विगत 6 वर्षों से बढ़ रही है। इससे यह अंदाज होता है कि कृषि के क्षेत्र में जो सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं हैं और उसमें और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमारे देश की लगभग 56% जनसंख्या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। उनका रोजगार इसी क्षेत्र से आता है और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था हमारी जीडीपी में मात्र 16% का ही योगदान देती है। पर अगर हम भारत के कृषि उत्पादों को देखें तो प्रतिवर्ष हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर्स की श्रेणी में आ गए हैं। वर्ष 2021-22 में हमने लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात अपने देश से किया है, जो अभी तक का जो निर्यात है वो सबसे सर्वाधिक है। कृषि मंत्रालय को लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए बजट के रूप में प्राप्त होते हैं, जो हमारे कुल बजट का 2.8% है। ये पैसा इस जनसंख्या को देखते हुए और इस अर्थव्यवस्था के महत्व को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और इसके लिए 2018 में एक समिति गठित की गई थी जिनने अपनी रिपोर्ट दी है और उनका कहना ये था कि हमेशा उत्पादन बढ़ने का ये अर्थ नहीं होता है कि किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, क्योंकि कृषि उत्पादन की लागत निरंतर बढ़ रही है, आदानों की कीमत और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं है। इसी तरह जो किसानों का प्रोडक्शन है, आउटपुट है, उसका बाजार भी बहुत उतार चढ़ाव भरा होता है। तो यदि हमें टिकाऊ खेती बनाना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना है, तो लेटेस्ट प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो बाजार की ताकतें हैं उनके हिसाब से रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी, तभी किसानों की आय बढ़ सकती है। भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसी रिपोर्ट के आधार पर 2020 में 6,865 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था और यह लक्ष्य रखा था कि 2024 तक 10,000 नए एफपीओज बनाए जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, जहां हम किसानों को कलेक्टिव फार्मिंग की ओर ले जाएंगे ताकि वो एक जैसे तरीके से खेती कर सकें, क्रॉप आधारित क्लस्टरों का विकास हो और एक उत्पाद एक जिला की रणनीति पर काम हो, ताकि बाजार में बड़े पैमाने पर किसानों को सौदेबाजी करने की शक्ति मिल सके और वो अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी हिस्सेदारी ले सकें। इसके लिए भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और एसएफएसी को ये लक्ष्य दिए गए थे। इस योजना के तहत जो काम एफपीओ द्वारा किए जाने थे उनमें किसानों को कृषि आदान उपलब्ध कराना उचित मूल्यों पर और अच्छे गुणवत्ता के,
दूसरे उनको कस्टम हायरिंग के माध्यम से मशीन तथा उपकरण किराए पर उपलब्ध कराना। तीसरे उनको ग्रेडिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग करके किसानों के उत्पाद की उचित कीमत दिलवाना। भंडारण और परिवहन की सुविधा। और कृषि के अलावा मधुमक्खी पालन, मशरूम जैसे उच्च आय की खेती के अन्य तरीके अपनाना सम्मिलित था। इस एफपीओ के प्रयोग को देखते हुए पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर कूपर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें महाराष्ट्र में किए गए अध्ययन पर यह निष्कर्ष निकाले गए थे कि यदि एफपीओ के माध्यम से कृषि उत्पाद बेचे जाते हैं तो किसानों की आमदनी में 22% वृद्धि होती है। इसी तरह विपणन लागत लगभग 31% कम होती है और एग्रीकल्चर इनपुट अगर कलेक्टिवली खरीदे जाएं तो 28% की बचत किसानों को कीमतों में होती है और प्रति एकड़ लगभग 1384 रुपये की शुद्ध बचत इस रिपोर्ट में बताई गई थी। अगर हम ये देखें कि 30 नवंबर 2023 तक भारत में लगभग 7,600 नए एफपीओस गठन किए गए, पंजीकृत हुए और इसमें जो 2024 तक का लक्ष्य रखा था उसके लगभग 75% एफपीओ पंजीकृत हो गए हैं। अगर हम इस डेटा को देखें तो नाबार्ड द्वारा 5,060 एफपीओस पंजीकृत कराए गए हैं और एसएफएसी द्वारा अभी तक 3,649 एफपीओस पंजीकृत हो चुके हैं और एसएफएसी को 3,649 एफपीओ बनाना है, जिनमें से उनके द्वारा 3,313 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं और 336 एफपीओ पंजीकरण की प्रोसेस में हैं। तो इस संख्या से ये अनुमान है कि ये लक्ष्य पंजीकरण का तो प्राप्त हो जाएगा, पर इनके बिजनेस को करने के लिए अभी प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है कि जो नए एफपीओस बने हैं वो किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं और इनकी जो रणनीति है वो क्या है मार्केट से जुड़ने की। हम जानते हैं कि अगर हम कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर जाएं तो वहाँ पर हमारे देश में 2023 तक 16,000 एफपीओस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां रजिस्टर की जा चुकी थी और इसमें सर्वाधिक 2020-21, 21-22 और 22-23 में 65% एफपीओ रजिस्टर किए गए हैं, जिससे ये अंदाज होता है कि ये एफपीओस जो 10,000 एफपीओ का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था उसी के तहत पंजीकृत हुए हैं। अगर हम इनका क्षेत्रीय वितरण देखें तो 60% से अधिक एफपीओ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों में बनाए गए हैं। इन एफपीओस को बिजनेस शुरू करने के लिए, उनका बिजनेस प्लान बनाने के लिए, मार्केट से लिंकेज डेवलप करने के लिए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की नियुक्ति होना थी और अभी तक लगभग 55 क्लस्टर बेस्ड सीबीबीओ नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें ग्रांट थ्रोटन, भारत एलएलपी, प्राइस वाटर हाउस कूपर प्राइवेट लिमिटेड, ईसा, आउटरीच, आईटीसी जैसी कुछ कंपनियां सम्मिलित हैं। इनमें एग्री वेयर हाउसिंग, स्टार एग्री वेयर हाउसिंग और आईटीसी बड़े पैमाने पर कृषि के व्यवसाय में भी जुड़े हुए हैं, पर इनके द्वारा भी जो अभी एफपीओस प्रमोट किए जा रहे हैं वो कितने कारगर हैं, इनके द्वारा कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है जो नेट पे अवेलेबल नहीं है।
मेरे द्वारा मध्य प्रदेश में पहला FPO 2004-05 में रजिस्टर किया गया था। उस समय हम लोगों ने लगभग 17 FPO रजिस्टर किए थे और पहली बार किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से बजट में प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था और पॉलिसी बनाई गई थी। ये अनुभव हमारा तब से FPOs के साथ काम करने का है और हम देख रहे हैं कि 2020-21 के बाद लगभग 6000 FPOs ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इन FPOs को बढ़ावा देने के लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में परिवर्तन होने थे वो अभी भी नहीं हुए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेंड मैन पावर के लिए भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्रयास बृहद स्तर पर नहीं हुआ है। नाबार्ड या SFAC या एपीडा जो इन संस्थाओं के माध्यम से FPOs के बिजनेस को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, वो भी कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, केवल बजट में प्रावधान करना या लक्ष्य निर्धारित करना या कंपनियां पंजीकृत करने से कोई बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस तभी होता है जब हम उसके लिए एक इन्वायरमेंट, परिस्थिति तंत्र तैयार करें, और वो परिस्थिति तंत्र अभी तैयार नहीं हो पाया है। केवल हम संस्थाएं पंजीकृत करते जाएंगे और दूसरी तरफ पुरानी संस्थाएं बंद होती जाएंगी तो इसका कुछ नतीजा नहीं निकलना है। हालांकि भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए 2022-23 तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। अभी जो नवीनतम आंकड़े किसानों की आय के उपलब्ध हैं वो 2018-19 के हैं, जिसमें 2015-16 में प्रति परिवार की आय 8,059 रुपये थी, जो 18-19 में बढ़कर 10,218 रुपये हो गई थी। इसके बाद कोई आय के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो बड़े पैमाने पर फंड एलोकेट किया गया है उसका इम्पैक्ट किसानों की आमदनी पे कितना हो रहा है और कितने FPOs वास्तव में बिजनेस कर रहे हैं, इस बात को रणनीतिकारों को समझने की आवश्यकता है, ताकि इस ओर और ठोस प्रयास किए जा सकें और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमें पॉलिसी में चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि FPO अपने काम को सुगमतापूर्वक कर सकें। धन्यवाद।